प्यारे छात्रों, आज हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की चर्चा करेंगे। इसमें भी स्पेशली इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। जैसा कि हम जानते हैं कि साझेदारी की स्थापना दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी समझौते के द्वारा होती है और यह समझौता किसी व्यवसायिक कार्य को करने के लिए होता है जिसमें होने वाले लाभ को वे लोग आपस में बांटते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की परिभाषा दी गई है। इस परिभाषा के अनुसार पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of a business carried by all or any one of them acting for all। अर्थात कहा जाता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। साझेदारी व्यक्तियों के बीच का एक संबंध है। who have agreed to share the profit of a business, जो कि व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होते हैं। कैरीड बाई ऑल और एनी वन ऑफ देम, वह व्यवसाय उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा संचालित किया जाता है, लेकिन वह जो कार्य करेगा उसके लिए कहा जाता है कि एक्टिंग फॉर ऑल, अर्थात वो सबके लिए कार्य करेगा और सबका अगर एक के द्वारा की गई गलती का परिणाम सबों को भुगतना पड़ता है। तो यह तो साझेदारी की परिभाषा है। अब उसी प्रकार जिस प्रकार साझेदारी की स्थापना होती है वैसे ही उसका विघटन भी होता है, क्योंकि यह शाश्वत सत्य है कि किसी भी चीज का अगर आरंभ होगा तो उसका अंत होना भी स्वाभाविक है। तो इसलिए आज हमारी चर्चा का विषय है, हमारा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, स्पेशली इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर। अर्थात जब साझेदार दिवालिया हो जाए, कुछ अपने दायित्वों का भुगतान करने में असमर्थ हो जाए, तो वैसी स्थिति में साझेदारी फर्म को भंग किया जाता है। सामान्य रूप में कहा जाता है कि जब एक साझेदार का दायित्व उसकी संपत्तियों से अधिक हो जाए तो स्वाभाविक रूप से वह अपने दायित्वों का भुगतान नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में उसके दिवालियेपन की स्थिति आती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जब साझेदार अपने पूंजी खाते की कमी को स्वयं पूरा नहीं कर पाता तो एक निर्धारित प्रक्रिया अपनाने पर उसे दिवालिया घोषित किया जा सकता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 42 के अनुसार भिन्न अनुबंधों के अभाव में एक साझेदार के दिवालिया हो जाने पर फर्म का विघटन हो जाता है। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार कार्य प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होता है। असीमित का अर्थ है कि यदि आवश्यकता पड़ी तो आपके व्यापारिक संपत्ति के अलावे आपकी निजी संपत्ति से भी आपके दायित्वों का भुगतान किया जा सकता है। अब ऐसी स्थिति में
जबकि कोई साझेदार दिवालिया हो जाता है तो उसकी जो पूंजी की जो कमी होती है उसके पूरा करने का दायित्व अन्य साझेदारों पर आ जाता है। यह कह करके अन्य साझेदार नहीं बच सकते कि यह हमारा दायित्व नहीं है, यह तो उनका है, क्योंकि सभी लोगों ने मिलकर के एक समझौता किया और इसकी परिभाषा कहती है कि जो भी एक्ट करेगा, कहता है कि एक्टिंग फॉर ऑल, जो भी होगा वो सबके लिए, भले ही किसी एक ने किया हो, किसी दो साझेदार ने ही साझेदारी को सक्रिय रूप से संचालित कर रहा है, लेकिन वह सबों का दायित्व माना जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होगा कि उसकी, अगर कोई वास्तव में दिवालिया हो गया तो उसकी कमी को बाकी साझेदार पूरा करने में आनाकानी करेंगे। इसीलिए इंसॉल्वेंसी एक्ट बना। अब यहां एक समस्या उत्पन्न होती है कि दिवालिया साझेदार की कमी को शेष साझेदार किस अनुपात में सहन करेंगे। अर्थात ठीक है, हाँ, बाकी जो सॉल्वेंट पार्टनर्स हैं, जो सूक्ष्म साझेदार हैं, वे अपनी कमी तो का जो उनका अनुपात है वो रहेगा, लेकिन अब एक नई बात आ गई, एक साझेदार दिवालिया हो गया, उसकी कमी को भी पूरा करना है, तो वह किस अनुपात में किया जाए, यह समस्या एक आती है। तो जो ही यह समस्या आई तो पहले तो उसी अनुपात में भुगतान हो जाता था, लेकिन जब हम साझेदारी की समाप्ति और दिवालियेपन की बात करेंगे इसमें, तो हमें गार्नर वर्सेस मरे के विवाद का वर्णन करना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उसमें बड़ा ही एक ऐतिहासिक फैसला हुआ था और उस फैसले को लगभग हमारे इंडिया में भी थोड़ा संशोधित रूप में अपनाया जाता है। अब इस गार्नर वर्सेस मरे केस की चर्चा करें तो जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले दिवालिया साझेदार की जो पूंजी की कमी होती थी वो बाकी सूक्ष्म साझेदार अपने लाभ अनुपात में बांट लेते थे। लेकिन जब यह विवाद जो है नवंबर 1903 में हुआ और न्यायाधीशों द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय इस पर दिया गया। अब इसमें गार्नर, मरे और विकिंस 3 साझेदार थे। इंग्लैंड के रहने वाले थे और समझौते के अनुसार इनकी पूंजी असमान थी, परंतु ये लाभ हानि बराबर अनुपात में बांटते थे। 30 जून 1900 को न्यायालय के आदेश द्वारा फर्म का समापन हुआ, परंतु विघटन होने पर फर्म की संपत्तियों से बिक्री से इतना ही धन प्राप्त हुआ जिससे लेनदारों एवं फर्म के 2 साझेदारों के अग्रिमों का भुगतान कर दिया गया। अब साझेदारों के जो पूंजी खाते थे उसका जो शेष था उसके भुगतान के लिए पर्याप्त राशि नहीं बची। उस समय साझेदारों की स्थिति यह थी कि गार्नर का कैपिटल 2500 पाउंड, मरे का कैपिटल 314 पाउंड था और उनके पास कैश 1916 और विकिंस की जो कमी थी, इसमें विकिंस ही दिवालिया हुआ है,
तो इसलिए गार्नर और मरे के बीच विवाद हुआ, इसीलिए इस विवाद को गार्नर वर्सेस मरे कहा जाता है। तो जो दिवालिया साझेदार विकिंस था, विकिंस की जो पूंजी की जो कमी थी, डिफिशियंसी थी, वो 263 पाउंड की थी और रियलाइजेशन पर लॉस हुआ था 635 पाउंड का। अर्थात उनके बैलेंस शीट की स्थिति थी कि गार्नर की पूंजी ज्यादा थी, मरे की पूंजी कम थी। और अब यहां समस्या आई कि उसकी कमी को किस अनुपात में बांटा जाए। तो विकिंस के दिवालिया होने पर और उसकी स्थिति यह थी कि वह कुछ भी अपने निजी संपत्ति से, अपने घर से लाने में समर्थ नहीं था। तो ब्रिटिश पार्टनरशिप एक्ट 1890 के सेक्शन 44 के अनुसार विकिंस की जो 263 पाउंड की पूंजी की कमी वसूली पर हानि की तरह मानी गई। पहले से वसूली पर हानि 635 पाउंड की थी और विकिंस की डिफिशियंसी थी 263 पाउंड की। तो इन दोनों को उसको भी वसूली पर हानि मान दिया गया, उसके पूंजी की कमी को भी, उसकी डिफिशियंसी को भी। तो यह हो गया 898 पाउंड और इसे सोशम साझेदारों में बराबर बराबर बांटा जाने लगा। बांटने की, क्योंकि वे बराबर के साझेदार थे। अब इसकी स्थिति क्या हुई कि ऐसा करने से मरे को बहुत ज्यादा क्षति होने लगी, क्योंकि उसकी पूंजी बहुत कम थी। अब ऐसी स्थिति में उसे 898 पाउंड की जो टोटल जो था, अर्थात विकिंस की डिफिशियंसी और लॉस ऑन रियलाइजेशन, दोनों मिलाकर जो 898 पाउंड था, तो उसमें से आधा जो है, आधा आधा जब बांटा जाने लगा तो वैसे में 449 पाउंड हुआ। उसमें मरे की पूंजी 314 पाउंड की थी, तो 314 तो उसके पूंजी से ले लिया जाता। अब बाकी 135 पाउंड की जो कमी थी वह मरे को अपने निजी संपत्ति से या अपने घर से लाना, और फर्म का जो कैश था 1916 रुपए का, वह पूरा का पूरा गार्नर को दिया जा रहा था। मरे को थोड़ा अटपटा लगा, उसने कोर्ट में मुकदमा कर दिया। न्यायाधीश जायस महोदय के यहां मामला गया। मरे की दलील यह थी कि हमने आपस में समझौता किया है व्यवसाय के लाभ को आपस में बांटने के लिए, क्योंकि जैसा कि हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट में भी जो परिभाषा है वो कह रही है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव द शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस। यहां प्रॉफिट के साथ लॉस भी अपने आप आ जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लाभ हानि कहते हैं उसे प्रॉफिट लॉस। तो प्रॉफिट या लॉस को जो है बांटने की सहमति होती है। तो मरे ने दलील दिया कि ठीक है, हम व्यवसाय की जो कमी है, व्यवसाय का जो घाटा है, उसको बराबर बांटना एक बात समझ में आती है, लेकिन चूंकि साझेदार के दिवालिया होने से ऐसी स्थिति आई है और यह उसकी कमी है, उसकी पूंजी की कमी है, उसकी डिफिशियंसी है, तो हम साझेदारी की कमी को, साझेदारी के लॉस को हम ठीक है अपने उस अनुपात में, बराबर अनुपात में बांट सकते हैं, लेकिन साझेदार की कमी को क्यों? यही तर्क था। तो अब जो न्यायाधीश जायस महोदय ने
यह निर्णय दिया, देख करके उसका तर्क लगा उचित, ऐसे हम लोगों को भी देखने से उचित लगता है। तो उसका तर्क जब उचित लगा तो वैसी स्थिति में उन्होंने जो निर्णय दिया उसकी हम लोग अब चर्चा करेंगे। तो जस्टिस जायस ने इस पर गौर करने के बाद निर्णय दिया कि वसूली की हानि को सभी साझेदारों में लाभालाभ अनुपात में बांटना चाहिए। जो वसूली की हानि हो रही है उसे कैसे, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किसी विपरीत समझौते के अभाव में दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को सूक्ष्म साझेदारों में जो है उनके पूंजी के अनुपात में बांटना चाहिए। अर्थात उसका तर्क मान लिया गया कि साझेदारी व्यवसाय की जो कमी है, उसकी जो हानि है, उस हानि को तो ठीक है बराबर बराबर अनुपात में आप बांट लीजिए, लेकिन जो पूंजी की कमी है उसको पूंजी के अनुपात में बांटना चाहिए। पूंजी का अनुपात उस पूंजी के आधार पर निकालना चाहिए जो विघटन के पूर्व बने हुए चिट्ठे में थी, यानी उसके पहले जो बना हुआ था चिट्ठा। अब इस संबंध में यह ज्ञात करना आवश्यक है कि साझेदारों की पूंजी अस्थायी है अथवा अस्थायी। ये भी क्योंकि अब चिट्ठे की संपत्ति की बात आती है तो वहाँ जो हम जैसा कि हम जानते हैं पूंजी अस्थायी होती है एक, और दूसरा अस्थायी भी हो सकती है। तो इसके लिए हमें ध्यान होगा कि व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब पूंजी स्थिर हो। तो यदि पूंजी स्थिर है, अस्थायी है, तो आर्थिक चिट्ठे में सूक्ष्म साझेदारों की पूंजी के अनुपात में दिवालिया साझेदार की कमी को बांटा जाएगा। When capital is fluctuating, परिवर्तनशील पूंजी होने पर शोधक्षम साझेदारों की पूंजी में चिट्ठे में दिखाई गई संचिति या संचय कोष या अनडिवाइडेड प्रॉफिट या लॉस तो उनको उनके लाभालाभ अनुपात में समायोजित करने के पश्चात जो पूंजी आएगी उस पूंजी के अनुपात में निकाला जाएगा। अब इसमें चौथा जो निर्णय का जो तथ्य है वो है कि सभी शोधक्षम अर्थात सॉल्वेंट पार्टनर अपने हिस्से की वसूली की हानि को नगदी में लाएंगे, कैश में लाएंगे, जिसे उनके पूंजी खाते में जमा किया जाएगा और कैश अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। यही सिद्धांत जायस महोदय द्वारा दिया गया। अब हम चर्चा करेंगे इस सिद्धांत की कमियों की या इसकी आलोचना की। कुछ विद्वानों ने इस सिद्धांत की आलोचना भी की है, इसके कुछ कमियों को गिनाया है। हालांकि यह लागू हुई, ऐसा नहीं है कि यह लागू नहीं हुई है, यह लागू हो चुकी है। और कमोबेश जैसा कि मैंने बताया कि हमारे यहां भी अंशतः इसे ही अपनाया जाता है, क्योंकि हमारे यहां जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट था उसने उसका विरोध कहीं नहीं किया, तो यह माना गया कि वही है। तो अब ऐसी स्थिति में जो है अब हम आलोचना की बात करेंगे, क्या क्या आलोचना या क्या क्या इसमें कमियां हैं। तो पहला है कि एक ऐसे साझेदार से जिसके पूंजी खाते में क्रेडिट बैलेंस हो, यह कहना कि वह अपने हिस्से की वसूली की हानि को नगदी में लाएगा, यह उचित नहीं है। अब उनके एक जो उनका जो एक सिद्धांत था कि वसूली की हानि को
सोझ साझेदारों द्वारा नगदी में लाया जाएगा। उसकी आलोचना यह है कि जब हमारी समूची पूंजी व्यवसाय में ही पड़ी हुई है तो, और हम जानते हैं, हम देखने से लग रहा है कि हाँ अभी हमें वहां से कुछ प्राप्त होगा, तो फिर नगद क्यों लाया जाए? क्योंकि हो सकता है कि वो अपना समूचा धन फर्म, उसका एक तर्क था कि भाई हम, ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास नगद न हो तो हमारे पूंजी से एडजस्ट कर लिया जाए, इसको क्यों नगद लाने की बाध्यता लगाई जा रही है? दूसरा इसकी आलोचना की गई, दूसरी आलोचना कि यदि एक साझेदार के पूंजी खाते में डेबिट बैलेंस है तो उसे दिवालिया साझेदार की पूंजी की कमी को वहन नहीं करना पड़ता। जैसे इसमें कहता है कि मान लीजिए एक साझेदार दिवालिया हो गया और दूसरा साझेदार की भी पूंजी की कमी हो, तो वैसी स्थिति में इसका मतलब है कि उसने तो निकाल लिया अपने निजी व्यय के लिए, तो यहां उसको लाभ हो जा रहा है, और जो अपनी पूरी पूंजी व्यवसाय में ही छोड़े हुए है उससे घाटा हो रहा है। तो वही कहा जाता है कि जब हो सकता है कि अन्य साझेदारों से वह धनवान हो जिसकी पूंजी की कमी दिखाई जाती है, तो इसलिए यह उचित नहीं है। लेकिन इन कमियों को ठीक है ध्यान में रखते हैं, लेकिन बावजूद उसके यह सिद्धांत लगभग सब जगह अपनाया जाता है। अब इसका हम अपने इंडिया में अब चर्चा करेंगे कि हमारे इंडिया में इसका किस तरह एप्लीकेशन है, किस तरह यह प्रयोग में लाया जाता है कि नहीं। तो भारत में गार्नर वर्सेस मरे के निर्णय पर विभिन्न विचार हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि भारत में एक दिवालिया साझेदार की हानि को सोचसम साझेदारों द्वारा उस अनुपात में पूरा किया जा सकता है जिसमें वे अपना लाभालाभ वितरित करते हैं। क्योंकि भारत में साझेदारी संलेख विशेष महत्वपूर्ण होता है। हमारे यहाँ साझेदारी की स्थापना से पूर्व ही, जैसा कि आप जानते हैं कि पार्टनरशिप डीड बनता है, और उस पार्टनरशिप डीड में समूचे उसके नॉर्म्स का, पार्टनरशिप के नॉर्म्स का वर्णन किया जाता है। साझेदारों या साझेदारी फर्म के नाम से और उनकी पूंजी से लेकर के उनके लाभ हानि का अनुपात या साझेदारी के समाप्ति पर उनका क्या लाभ हानि का अनुपात होगा, ये सारी चीजें जो हैं साझेदारी संलेख में वर्णित है। तो ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ के कुछ विद्वानों ने कहा कि भाई इसकी हमारे यहाँ आवश्यकता नहीं है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 48 के अनुसार हानियां पूंजी की कमी सहित सबसे पहले लाभ में से, फिर पूंजी में से, और अंत में आवश्यक हो तो साझेदारों द्वारा व्यक्तिगत रूप से लाभालाभ अनुपात में ही भुगतान की जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी हानि होगी तो या पूंजी की जो कमी आएगी, वह सबसे पहले जो लाभ होगा व्यवसाय में उससे, अगर लाभ से पूरा नहीं हुआ तो जो व्यवसाय में साझेदारों की पूंजी होगी उससे, या अगर इससे भी पूरा नहीं होता है तब उनसे व्यक्तिगत रूप से मांगा जाएगा। यह धारा केवल उस दशा में लागू होती है जबकि साझेदारों में भिन्न समझौता न हो। अब जैसा कि हम लोग पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इन विद्वानों के मतांतर के बावजूद भी हमारे भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में जो है इस निर्णय के विरोध में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि यह निर्णय आया 1903 में। हमारी जो पार्टनरशिप एक्ट बना वह 1932 में।
तो जब उसके बाद बना, तो यदि इसका विरोध होता हमारे यहाँ, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से उसकी चर्चा की जाती, लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। अतः हम कह सकते हैं कि भारतीय साझेदारी अधिनियम ने भी इसे अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है और इसे मान्यता दिया है। अब हम चर्चा करेंगे कि अब वर्तमान में हमारे जो लेखापाल हैं, जो बड़े विद्वान हैं, जो अकाउंट्स के विद्वान हैं, उनकी क्या राय है इस संबंध में, इस निर्णय के लिए। तो वर्तमान लेखापालकों का इस नियम के बारे में विचार है कि वसूली की हानि को सोच साझेदारों द्वारा नगद नहीं लाया जाना चाहिए। उसमें से एक संशोधन किया गया है कि इनका विचार है भाई, अगर हम इंडियन पद्धति अपनाते हैं तो बाकी ठीक है, वो जो पूंजी के अनुपात की बात आती है कि नहीं लाभ हानि को बांटेंगे, तो वो ठीक है, वो चलेगा, वो वैसा करेंगे, लेकिन नगद क्यों लाएं, फिर उसे लौटाना ही है। तो इसीलिए यहाँ यही विचारधारा अपनाई गई कि इसकी जरूरत नहीं है कि नगद लाया जाए वसूली की हानि को। परंतु यदि प्रश्न में उल्लेख हो, अब यहाँ प्रश्न की बात करते हैं, चूंकि हम लोग विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी के लिए तो अभी तो हम प्रैक्टिकली व्यवसाय जगत में प्रवेश नहीं किए हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे, उस क्वेश्चंस में हम किस तरह इसका उल्लेख करेंगे, तो वहां कहा जाता है भाई यदि प्रश्न में यह स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार आप प्रश्न को हल कीजिए, तब तो हम वसूली की हानि को नगदी में लाएंगे। और यदि ऐसा नहीं है तो हम इंडियन प्रैक्टिस के अनुसार बाकी सब चीज अपनाएंगे उस निर्णय के अनुसार, लेकिन वसूली की हानि को नगद में नहीं लाया जाएगा। तो यह तो हो गया हमारा इंडियन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और स्पेशली इंसॉल्वेंसी के बारे में। अब हम लोग समझ गए कि भाई साझेदार के दिवालिया होने पर गार्नर वर्सेस मरे के अनुसार वसूली खाते की हानि को सोच साझेदार नगदी में लाते हैं तथा दिवालिया साझेदार के पूंजी खाते की कमी को अपने पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। अस्थायी पूंजी की दशा में चिट्ठे में दी हुई पूंजी का अनुपात प्रयोग किया जाता है, परंतु अस्थायी पूंजी की दशा में इस पूंजी में उन संचित कोषों एवं अविभाजित लाभों को जोड़ करके, पूंजी में जोड़ करके जो अनुपात आता है उस अनुपात में बांटा जाता है। और निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि भारतीय पद्धति के अनुसार वसूली की हानि को सोच साझेदार नगदी में नहीं लाएंगे तथा दिवालिया साझेदार की पूंजी हानि को उस अनुपात में बांटेंगे जो साझेदारी संलेख या अनुबंध में दिया गया है, और इसमें कोई अनुपात न दिया है तो इसे पूंजी के अनुपात में बांटेंगे, अर्थात गार्नर वर्सेस मरे को मान रहे हैं। तो यही है हमारा गार्नर वर्सेस मरे। आज का व्याख्यान हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे नेक्स्ट व्याख्यान हमारा होगा। धन्यवाद।